ओके बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे ये नई ब्रांच है, ये नंबर 3 है, पीछे हमने 2 पढ़ ली थी। इसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्या नाम है? रिलेटिविस्टिक का मतलब के लिहाज से, किसी के लिहाज से, ठीक है, किसी के लिहाज से, ठीक है। मैकेनिक्स का मतलब मोशन को डिस्कस करने वाली ब्रांच, ठीक है। मुन्ने जमाई नहीं लेनी। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है, ये डेफिनेशन के बाद हमें अच्छी तरह क्लियर होगा। देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद वेलोसिटीज। वो उन रफ्तारों को, उन वेलोसिटीज को डिस्कस करती है, अप्रोचिंग, जो अप्रोच कर रही हो, जो करीब करीब हो, ठीक है। क्या हो? करीब करीब हो। किसके? दैट ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार के, रोशनी की रफ्तार के, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद वेलोसिटीज। ये उन वेलोसिटीज को डिस्कस करती है, अप्रोचिंग, जो करीब करीब हो, ठीक है। किसके? दैट ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार के करीब करीब हो। रोशनी की रफ्तार कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख और 10⁻³ किलो होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर फासला तय करती है रोशनी, ठीक है। तो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर फासला तय करती है। समझ आ गई है? तो इतनी रफ्तार होती है रोशनी की। इसके करीब करीब रफ्तार जिसकी भी होगी उसकी फिजिक्स और है, और उसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। समझ आ रही है? मैं और आप इस रफ्तार से जा सकते हैं इसके करीब करीब? नहीं। रोशनी की रफ्तार जितना किसी भी मटेरियल बॉडी की रफ्तार नहीं है। छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, उनको, या मेजॉन है, उनको सर्न लैब के अंदर, एक्सेलरेटर के अंदर बहुत ज्यादा रफ्तार से दौड़ाया जाता है। छोटे पार्टिकल्स को दौड़ाया जा सकता है, ठीक है, बहुत हाई रफ्तार से। क्यों? ताकि हम देख सकें कि जब रफ्तार उनकी बहुत ज्यादा होती है तो उनकी एज पे क्या फर्क पड़ता है, उनका जो मैस है उन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कि जब आप बहुत ज्यादा रफ्तार से मूव करते हैं तो फिर आपका मैस भी बढ़ जाता है और आपकी जो एज है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये हम अगले इंशाल्लाह साल पढ़ेंगे। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें उन पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है जिनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन हो। तो वहां सर्न लैब में इन पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से दौड़ाया जाता है। कितना? 3 लाख के करीब करीब। क्यों? इतनी हाई रफ्तार से हम नहीं दौड़ा सकते चाहे जितनी भी एनर्जी दें, ठीक है। ये कुछ उसूल हैं जो हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स, जो डिस्कस करती है किनसे? विद वेलोसिटीज, उन रफ्तारों को, अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट, जिन, हाँ, उन चीजों को डिस्कस करती है जिनकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के जितनी नहीं बल्कि उनके करीब करीब हो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देनी है आपने। कौन सी? इट स्टडीज एनर्जी ऑफ कॉस्मिक रेज। दूर दराज से कॉस्मिक रेज आती हैं। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स पर मुश्तमिल बाहर से रेडिएशन, जिस तरह ये लाइट आ रही है, और दूर दराज स्टार्स से, यूनिवर्स के कहीं से भी रेडिएशंस आ रही होती हैं, लेकिन वो रेडिएशंस आम रेडिएशन से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। उनको हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। वो मटेरियल पार्टिकल पर भी मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। तो उनको भी कौन डिस्कस करता है? यही रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इट्स प्रिंसिपल्स, इसके उसूल इस्तेमाल होते हैं यूज्ड इन नेविस्टर सिस्टम। नेविस्टर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले साल। नेविगेशन सिस्टम होता है, ठीक है, नेविस्टर नेविगेशन सिस्टम। ये जो आप अपनी लोकेशन किसी को भेजते हैं, मैं यहां हूं, वो जिन सैटेलाइट के जरिए से आपकी लोकेशन पता चलती है, ठीक है, वो जो सिस्टम है उसको नेविस्टर नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये गूगल मैप के जरिए से आप पहुंच जाते हैं कहीं, ये नेविस्टर नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। उसमें भी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के असरात लाजमी होते हैं। समझ आ गई है? तो अब आप इसको रिवाइज करें 1 मिनट में और इसके मीनिंग भी लिख ले। शाबाश। अच्छा बेटे, अब आ गई है चौथी और आखिरी ब्रांच, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कौन सी? सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। सॉलिड का आप जानते हैं उर्दू में ठोस बोलते हैं, ठीक है। स्टेट का मतलब हालत, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है विच इज कंसर्न्ड, जिसका ताल्लुक है
यानी कि जो डिस्कस करती है किनको, विद द स्ट्रक्चर, साख्त को एंड प्रॉपर्टीज और खसूसियात को ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज कंसर्न, जो जिसका ताल्लुक है विद द स्ट्रक्चर, साख्त एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, खसूसियात किसकी, सॉलिड्स। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है कि वो कैसा है, और खसूसियात को डिस्कस करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे, ये मेरे पास ये जो मार्कर है ये प्लास्टिक से बना है, ठीक है, और इसमें पॉलीमर भी मिक्स है, तो इसके एटम्स की अरेंजमेंट और है, लकड़ी के एटम्स की अरेंजमेंट स्ट्रक्चर और है, डायमंड के एटम्स मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और है। ठीक है, इसी तरह से कॉपर के एटम्स का स्ट्रक्चर और है। ठीक है, तो कोई भी टाइप का सॉलिड है उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। तो सैकड़ों किस्म के सॉलिड्स हैं, उनके जो मटेरियल का स्ट्रक्चर है, चाहे वो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ तरीके से जुड़े हुए हैं, और जब मुख्तलिफ हैं तो फिर उनकी खसूसियात भी मुख्तलिफ हैं। कैसे, किसी को हम पुलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है, जिनकी इलास्टिसिटी एक खास मैग्नीट्यूड में हो। किसी को हम बिजली गुजारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चूंकि उनमें से बिजली पास हो जाती है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और कुछ हैं जिनको हम बिजली रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक है और वुड है। ठीक है, इसी तरह से कुछ हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिनके अंदर मकनातीसियत होती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या करती है, ये सॉलिड की साख्त को डिस्कस करती है और उनकी खसूसियात को डिस्कस करती है। ठीक है, तो इसकी मिसालें हैं, इट स्टडीज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल क्या होती है, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर एटम तरतीब से रखे हों उसको क्रिस्टल कहते हैं। तो उनकी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी भी करती है ये, और ये खास ब्रांच है क्रिस्टलोग्राफी, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की है। मैंने खुद जब पीएचडी की है तो उसमें हम हर मटेरियल का जो टेस्ट करते थे, तो उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन है कि उसके अंदर एटम्स कितनी तरतीब से पड़े हैं, पहले सबसे पहले वो चेक की जाती है। ठीक है, उससे हमें बहुत सारी चीजें हासिल होती है। इसके बाद इट स्टडीज कंडक्टिविटी, ये चेक करती है कि बिजली गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती। कंडक्टिविटी मीन बिजली का गुजरना या हीट का गुजरना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बिजली का गुजरना, कि किस मटेरियल में से बिजली गुजर सकती है, किसमें से नहीं गुजर सकती। ठीक है, बिजली का गुजरना या करंट का गुजरना, ठीक है, करंट का गुजरने को कंडक्टिविटी कहा जाता है। एंड रेजिस्टिविटी, मज़ामत, करंट को मज़ामत, ठीक है, करंट को कितनी मज़ामत दे रहा है, तो कौन सा मटेरियल करंट को मज़ामत दे रहा है, नहीं गुजरने दे रहा, और कौन सा मटेरियल गुजरने दे रहा है। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर ये करंट को गुजरने देते हैं, लेकिन जो वुड है, जो प्लास्टिक है, ये करंट को नहीं गुजरने देते। तो इन तमाम को कौन डिस्कस करता है, बोलो, सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब इसको जल्दी से 2 दफा याद करो, मीनिंग लिख लिया करो, याद करोगे। अच्छा बेटे, ओके बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट नेम्स ऑफ अ फ्यू ओवरलैप्ड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी कि जिनका आपस में मिलाप हो या मिल के, ठीक है, ओवरलैप्ड, ऐसी ब्रांचेस जिनका आपस में मिलाप हो, ओवरलैपिंग हो, एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो वो पीछे जो फिजिक्स की ब्रांचेस थी वो थी प्योर फिजिक्स की ब्रांचेस। क्या थी, खालिस। मेरे को पता है तू दानिश्वर पर से इधर अटेंटिव हो, वो वाला दानिश्वर ना बनना जो जहाज से गिरा था। वो लतीफा सुना हुआ है ना आप लोगों ने, केरा वाला, वो एक जहाज में ना, एक प्लेन में एक पायलट था और 3 लोग और थे, उनमें से एक दानिश्वर था और 2 बाप बेटा थे, एक बुजुर्ग था और बेटा उसका छोटा था, आपकी तरह यंग था। जहाज खराब हो गया, पायलट ने कहा जी जहाज खराब है, बस 5 मिनट ही और उड़ेगा, फिर ये इसका जो है इंजन है वो खराब हो चुका है और इसने गिर जाना है। ठीक है, जो पैराशूट पड़े हैं वो है 3, हम बंदे हैं 4, एक ना एक बंदे को मरना होगा। ठीक है, पैराशूट कितने हैं, 3, बंदे कितने हैं, 4। तो उसने कहा जी मैं पायलट हूं और पायलट बड़े ही अहम होते हैं, बड़ी मेहनत से बनते हैं, तो एक पैराशूट तो मैं लेके जा रहा हूं, ये जहाज कुछ देर चलेगा उसके बाद ये गिर जाएगा, तो आप भी अपना बंदोबस्त कर लें, एक बंदा जरूर मरेगा। सही है, तो वो चला गया पायलट। इसके बाद जनाब बारी आई दानिश्वर की, उसने कहा जी मुल्क के दानिश्वर बड़े अहम होते हैं, मुल्क को जरूरत होती है दानिश्वरों की, ठीक है, उसके बगैर मुल्क नहीं चलता, तो एक पैराशूट मैं भी लेके जा रहा हूँ, वो भी चला गया। इसके बाद फिर बाप बेटा आपस में फैसला कर रहे हो, बाप कहते बेटे को कि तू जा पुत्र, मैं जरी उम्र नंगानी सी नंगा ले, आप जाओ, जिंदा रहो, खुशियों भरी जिंदगी गुजारो, मेरी खैर। बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा मैं
ऐसा नाफरमानी नहीं कर सकता, मेहरबानी कर। बिलाखिर बाप ने बेटे को मनवा लिया कि तुम ही जाओगे, मैं जहाज में मरने के लिए तैयार। अच्छा खैर बेटा जाता है, कॉकपिट में देखता है तो 2 पैराशूट्स पड़े होते हैं। तो वो भाग के कहता है बाबा बाबा पैराशूट तो 2 पड़े हैं। कहते ये क्या हुआ? तो बच्चा कहते हैं अब्बा वो जो दानेश्वर है वो मेरा बस्ता ले गया। हमारे पाकिस्तान के दानेश्वर कभी भी जहाज से छलांग लगाएंगे तो बस्ता लेके जाएंगे, लिहाजा पैराशूट चेक कर लिया करो। वह दानेश्वर आइडिया देख। अच्छा बेटे, राइट नेम्स ऑफ अ फ्यू ओवरलैप ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की कुछ ओवरलैप ब्रांचेस के नाम बताएं। फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल, सबसे बुनियादी साइंस है ऑल साइंसेस, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब बुनियादी। एंड प्रोवाइड्स, और मुहैया करती है, ठीक है, अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, दूसरी ब्रांचेस को बेसिक प्रिंसिपल्स, बुनियादी असूल। फिजिक्स बहुत बुनियादी ब्रांच है और दूसरे जो ब्रांचेस हैं, दूसरी ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, उनको भी सपोर्ट करती है अपने उसूल के जरिए से, उनकी भी हेल्प करती है। एंड फंडामेंटल लॉज, और अपने बुनियादी कवानीन की मदद से। दिस ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स, ये जो फिजिक्स की बाकी ब्रांचेस को हेल्प है, उनके साथ मिलाप है, एंड अदर फील्ड्स, और दूसरी फील्ड्स के साथ, हैज गिवन बर्थ, इसने पैदा किया है। गिवन बर्थ मीन पैदा किया है। क्या पैदा किया है? द न्यू ब्रांचेस, नई ब्रांचेस। तो नई ब्रांचेस पैदा हुई है। तो फिजिक्स ने बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस के साथ ओवरलैपिंग की है, उनकी सपोर्ट की है, उनको अपने बेसिक उसूल और लॉज दिए हैं कि आप अपने इस्तेमाल करें और अपनी फील्ड को फायदा पहुंचाएं। उससे बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस ने जन्म लिया है। कौन कौन सी है? पहली है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी होती है? फिजिकल केमिस्ट्री। तो कोई पूछे तो आप कहना कि ये फिजिक्स की ओवरलैप ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिलाप से एक नई ब्रांच है, जिसमें फिजिक्स के लॉज इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है, वो गैट्रोस लॉ है, थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लॉज भी इस्तेमाल होते हैं, ब्राउनियन मोशन वगैरह भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स, बायोलॉजी के साथ भी फिजिक्स मिलके उनकी हेल्प करती है। इसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमी से निकला है, इल्म नजूमियात, स्टार्स का इल्म, ठीक है, चांद सितारों का इल्म, गैलेक्सीज का इल्म, यूनिवर्स का इल्म, मल्टीवर्स का इल्म, बिग बैंग का इल्म, ये एस्ट्रोनॉमी में आता है। और आगे फिजिक्स है। आप देखें कि एस्ट्रोनॉमी की फिजिक्स ने हेल्प की है। कैसे? नई नई टेलीस्कोप्स बना के दी हैं, रेडियो टेलीस्कोप्स बना के दी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स बना के दिए, उसके अंदर लेंस इस्तेमाल होते हैं, और वो जो लेंस हैं और जो मिरर्स हैं, अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजी है दूर दराज, तकरीबन कोई 15 लाख किलोमीटर दूर भेजी गई है, उस पर भी मेरे लेक्चर्स हैं, सुनिएगा। इसी तरह से इससे पहले हबल टेलीस्कोप भेजी गई है जो जमीन के गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो बहुत सारी टेलीस्कोप्स हैं जो स्टार्स को, गैलेक्सीज को और यूनिवर्स के आगाज को डिस्कस करती हैं। तो वो किसने बनाई? वो लेंसेज के उसूल, वो मिरर्स के उसूल जो टेलीस्कोप्स में इस्तेमाल होते हैं, वो किसने दिए? फिजिक्स ने। और उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? इल्म नजूम वाले, एस्ट्रोनॉमी वाले, ठीक है। पुत्र मैं बोल रहा हूं, मेरा बेटा ऐसे नहीं करते, सामने बैठ के बोली जा रहे हैं। अच्छा जी, एस्ट्रोफिजिक्स ये हो गए। इसके बाद हेल्थ फिजिक्स। बेटे अगर फिजिक्स हेल्थ में आपकी फेवर करती है, हेल्प करती है, तो वो जो नई ब्रांच होगी वो हेल्थ फिजिक्स होगी, ठीक है। जिस तरह के एक्सरेज हैं, लेजर्स हैं, इनका इस्तेमाल है, ठीक है, रेडियोथेरापी है, कैंसर के मरीजों का इलाज है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त में उन्होंने रिसर्च रखी जिसमें रेडिएशंस का इस्तेमाल करके इंसान की जिंदगी किस तरह बचाई जा सकती है। तो रेडिएशंस की स्टडी किसने की? फिजिक्स ने। कि इंसान की जो लाइफ है वो किससे कंसर्न्ड है? बायोलॉजी से। और रेडिएशंस किससे कंसर्न है? फिजिक्स से। तो जब रेडिएशंस इंसान के लिए इस्तेमाल होंगी तो ये एक नई ब्रांच देंगी, हेल्थ फिजिक्स कहते हैं। तो आपको समझ आई चीजों की कि फिजिक्स बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस के साथ मिलके इंसानों की और बाकी ब्रांचेस की मदद करती है। बाकी ब्रांचेस भी इंसानों की मदद करती हैं, इसलिए बनाई गई है। तो उनको ओवरलैप फिजिक्स ब्रांचेस का, ओवरलैपिंग ब्रांचेस या ओवरलैप ब्रांचेस कहा जाता है। उनके नाम सिर्फ याद कर लें, शाबाश। आगे चलें। अच्छा जी बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज नहीं। व्हाट इज द रोल ऑफ? रोल मीन किरदार। ये नए बच्चों के लिए है। मैं एक चैप्टर ये मीनिंग लिखूंगा, क्योंकि नए बच्चे जो कि उर्दू मीडियम पढ़ के हैं उनके लिए मसला होता है।
तो व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है बेटे? साइंस बुनियादी उसूल देती है, कवानीन देती है, ठीक है, और तजर्बे के जरिए से साबित करती है कि ये चीजें इस कानून की बेस पे बनाई जा सकती हैं। जबकि जो टेक्नोलॉजी है वो बाकायदा नई चीजें बनाने का नाम है, जदीद सहूलियात फराहम करना। तो जदीद जो सहूलियात हैं वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और उनको बनाने वाले टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी के अंदर अपना क्या किरदार अदा किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बेटे, चेंज्ड, तब्दील किया। आउटलुक का मतलब देखने का अंदाज या विजन, ठीक है, ऑफ मैनकाइंड, इंसानों का। तो सबसे पहली चीज जो है कि चेंज्ड आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। क्या किया? बोल दे नहीं। चेंज्ड आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का, इंसानों का देखने का अंदाज चेंज। पहले आप सिर्फ लस्सी मक्खन तक सोचते थे, अब आप सोचते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, चैट जीपीटी क्या है। आप माजी में और मुस्तकबिल में जाने का सोच रहे हो। पहले हम ये डिस्कस करते थे। तो आज चीजें, हमारी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसने इंसानों के ज़हन ही फेर दिए हैं, इंसानों की सोच और देखने का अंदाज ही चेंज कर दिया है, ठीक है। फिजिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट का मतलब तरक्की, ठीक है, ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में तरक्की का सेहरा किसको जाता है? फिजिक्स पे। तो फिजिक्स ने अहम किरदार अदा किया किसमें? टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरक्की में, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरक्की में, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग तीन मुख्तलिफ चीजें हैं। साइंस उसूल और कवानीन बताती है, ठीक है, कोई पुख्ता कानून और पुख्ता उसूल बताती है कि इसकी बेस पे ये चीजें फितरत में ये चीजें इस तरह से पॉसिबल है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है वो जदीद चीजों को ले आने का नाम है, अंडरस्टैंड करना और उनको अप्लाई करने का नाम है। और जो इंजीनियरिंग है वो उन जदीद चीजों को बनाती है। इंजीनियरिंग मीन बनाना, चीजों को बनाना, गाड़ी को बनाना। तो गाड़ी का इंजन का बनाने का उसूल फिजिक्स ने दिया। गाड़ी भी एक कोई चीज है चार व्हीलों पे और आपको आसानी प्रोवाइड करती है, ये टेक्नोलॉजी है। और इसको बनाया किसने? इंजीनियर्स ने, वो इंजीनियरिंग है। समझ आ गई है? साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पोटेंट फोर्स, ये लाजमी और इग्नाइटिव सोर्स है जो कि प्रमोट करता है फॉर चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। इंसानों के देखने के अंदाज को चेंज किया है इसने, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी पोटेंट फोर्स हैं जिन्होंने इंसानों के देखने के अंदाज को ही चेंज कर दिया है। अब हमारी सोचें बहुत बुलंद हैं और हमारी सोचें बियॉन्ड द लिमिट जा रही हैं, ठीक है। हम बहुत आगे की सोचने लग गए हैं, ठीक है। अब बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, आईसीएस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझ के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब इसको एक दफा पढ़ लो, शाबाश। मिटा दो भाई, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। शाबाश। मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को पूरे पाकिस्तान का दुख, जेरे मर गए हैं नो ता मर गए हैं, मेरे को जींदे कब्रिस्तान का दुख। तो ये जो जींदा कब्रिस्तान है ना, मुझे इसका दुख है कि काश ये भी किसी मंजिल पे पहुंच जाए, ठीक है।